स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला है ये चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये हमने कहा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हमें इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती है तो हमने कहा 3 तरह की मेन हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में जो है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी, और टर्शियरी एक्टिविटीज। इन्हीं के बेसिस पे हमारे 3 सेक्टर रेडी होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अर्थ से या हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करके हम लोग उनसे जो है रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे मेनली हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल्स हमें इसी सेक्टर से मिलते हैं। फिर हम लोग जब आगे की तरफ प्रोसेसिंग में भेजते हैं तो वो हो जाता है हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इन तीनों को जो है जो सपोर्ट देता है वो होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो हमने कहा ये मेनली है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने कहा एग्रीकल्चर के थ्रू। आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर के थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज में आपने कोई बीज बोया, फिर उसमें वहाँ पे सॉइल वगैरह सब हुई, उससे आपने क्या करा, पौधा बना है, फिर उससे मान लो कि आपने टमाटो का लगाया था, उससे टमाटोज आपके पास में आ गए, तो रॉ मटेरियल हमारे पास में क्या हो गए हैं, टमाटोज। ठीक है, टमाटोज हमारे पास में हो गए हैं। फिर मैंने कहा आपने जितनी ज़रूरत थी आपने उसको मतलब अपने घर में यूज़ किया, जितना आप बेच सकते थे हमको आपने उनको बेच दिया है। अब आपने कहा आपके पास बहुत सारे टमाटोज बच गए, आप उनको फेंकेंगे थोड़ी, आप क्या करेंगे, उनको देंगे कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आपने इंडस्ट्रीज को दिया, इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, इनके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करेंगी और इससे क्या है, केचप बनाएंगी। ठीक है, केचप बन गए, जैम बन गए, बहुत सारी चीजें हो गई। अब हमने कहा चलो ये तो हुआ कि यहाँ से आपने रॉ मटेरियल लिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई है और आपने नई चीज बना दी है उससे। ठीक है, तो हमने कहा रॉ मटेरियल से फाइनल गुड की तरफ आप लेके आ गए। तो बोले टर्शियरी सेक्टर का इसमें क्या काम रहा, अरे भाई टर्शियरी सेक्टर का तो काम हुआ ना, आप यहाँ से जब खेतों से ये चीज जो है आपको फील्ड से, यहाँ पे जो ये फील्ड है, फील्ड से आपको इनको ले जाना है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज पे। तो इंडस्ट्रीज में ले जाने से पहले आप कैसे लेके जाएंगे, आपको ट्रक्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो ट्रक्स जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर है। ट्रक्स जो है हमारे क्या है, टर्शियरी सेक्टर है, यानी कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है, एक और नाम है उसका, हमने उसको नाम दिया है सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब हमने कहा फील्ड से आप टमाटोज को ट्रक्स के अंदर आपने लोड किया है, उनको ले जाके इंडस्ट्रीज के पास लेके गए हो, इंडस्ट्रीज में वहां पे प्रोसेसिंग होके उसका केचप वगैरह बन गया है। अब आपने यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट यूज किया, अब आपने कहा इंडस्ट्रीज से आपको उसको मार्केट भी तो ले जाना है, मार्केट आपको लेके जाना है, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ लेके गए, उसको मार्केट में लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे भी जो है ये ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास में, ये हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टर्शियरी सेक्टर हमारा। तो समझ में आ गई, प्राइमरी सेक्टर में हम लोग रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेकेंडरी में हम उस पर प्रोसेसिंग करके हम उसका एक फाइनल गुड रेडी करते हैं, टर्शियरी सेक्टर में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है हमें हमारे जो प्राइमरी सेक्टर और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर इनको जो है एक सपोर्ट मिलता है। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा मैंने कहा कि जब आप बात करते हो कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन की, कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कैसी कंडीशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसको हम पूरा डिटेल में आगे समझने वाले हैं। इसी तरीके से मैंने कहा कि आप इकोनॉमिक बेसिस एक्टिविटीज के बेसिस पे आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस के रूप में आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओनरशिप के रूप में आपने इसको मतलब है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक हमारा पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा हम इस चैप्टर में हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो जाती है,
आपने मतलब मैंने कहा कॉटन है, कॉटन का मतलब आपने वो कल्टीवेशन किया, फिर आपने इंडस्ट्रीज के पास भेजा, इंडस्ट्रीज ने उससे शर्ट टी शर्ट कुछ भी चीज़ें जो थी पूरी रेडी करी है, फिर आपने उसको मार्केट में ले जाके आपने बेच दिया है। ठीक है, इसमें जो है एक ही चीज़ होता है, हमारा एम एक ही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। जो कल्टीवेटर था उसने जो मेहनत करी पूरे साल इसलिए ताकि उसको अच्छा प्रॉफिट मिल सके, इंडस्ट्रीज उस पर फाइनल गुड बनाती है, वो इसलिए बनाती है ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। फिर मैंने कहा टर्शरीज जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके हमें क्या करती है, बहुत सारी जो हम लोग कहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट गेन करती हैं। तो अब हमने कहा तीन तरह की हमने एक्टिविटीज हमने देखी है, तीन सेक्टर्स हमारे पास में मेनली होते हैं, तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कंट्री में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज टर्शरी। ठीक है, अब हमने कहा धीरे धीरे इन तीनों में से पहले आप देखो कि हमारी जो सोसाइटी थी वो एग्रीएंट सोसाइटी थी, मेनली ज्यादातर लोग इंगेज किस में थे, वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इंगेज थे। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी जो सेक्टर है वो भी ग्रो करने लगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें वर्कर्स के रूप में काम करने लगे जो लैंडलेस लोग थे। अब जो टाइम है उसमें अब जो है टर्शरी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। ये जो टर्शरी सेक्टर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, रीजन समझना है इसका क्या होने लगा है, प्रोडक्शन में भी हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेक्टर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि अब देखो क्या है, अब टाइम बदल रहा है, लोगों के पास में अब पैसा है, पैसा है तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज चाहते हैं, फैसिलिटीज भी वो ऐसी चाहते हैं कि हमें जो है अप टू द लेवल मिले। आप देखते हो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं और एक जो है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो एक अजीब तरह का आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, और एक आप प्राइवेट में चले जाओ तो आपको फील ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा किसी 5 स्टार होटल में आप आए हो। तो ये चीज़ें क्या हुआ है, जो ये हॉस्पिटल्स हैं, हमने कहा ये हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर्स है, टीचर हैं, लॉयर्स हैं, ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा टाइम के टाइम आप देख रहे हो, पहले स्कूल्स जो है नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे गए आप ठीक है, अब स्कूल्स है इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराए, तो जैसा पैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही, तो लाइफस्टाइल जो है धीरे धीरे लोगों का बढ़ रहा है, इसलिए टर्शरी सेक्टर क्या है अब ज्यादा ग्रो कर रहा है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ चुका है। अब बच्चा स्कूल में गवर्नमेंट में भी पढ़ सकता है जहां आपकी फीस मिनिमम है, बट आप बहुत ज्यादा फीस क्यों मतलब ज्यादा फीस देने को एग्री क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन फीस के बदले बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे बहुत अच्छा प्लेग्राउंड आपको देखने को मिलता है, जो आपके चांसेस बच्चे की बढ़ जाते हैं। अगर वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो उसको हर चीज की जो हम लोग देखते हैं ना, हर फैसिलिटीज को प्रोवाइड की जाएगी। कौन से वाले स्कूल में, जहाँ पे आप बहुत अच्छी खासी फीस पे कर रहे हो, बहुत बड़ा नामी गिरामी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है बहुत बड़ा। तो इसलिए जो लोगों का लाइफस्टाइल देखिए, पैसा है उतना ही वो सब चीजें हैं, तो पैसा ज्यादा लोगों के पास में आने लगा तो उन्होंने जो है ऑप्शंस बहुत ढूंढने लगे। अब पैसा आने लगा तो आपको पता है वीकेंड्स पे सबको होटल्स जाना होता है, तो अब क्या है होटल्स भी आपने देखा, तो होटल्स किस में आ गई, वो भी टर्शरी सेक्टर में आ गई। कि अब इक्वालिटी वाली बात आने लग गई कि हाँ भाई हफ्ते में एक दिन तो हम भी काम करते हैं, तो लेडीज बोले कि हम एक दिन खाना नहीं बनाएंगे, अब होटल चलो, तो होटल्स में आप देखोगे रेस्टोरेंट्स जो है एक से बढ़कर एक है, आप टूरिज्म बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चेंजेस धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो आप देखोगे ये सब चीज़ें। फिर मैंने कहा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज प्राइवेट, और हमने ये चीज़ें देखी कि अभी आगे हम बढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग जो मेन चीज़ें हैं हम इसमें फोकस करेंगे, हमारा फोकस मेन होगा हमारी 3 तरह की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं हम लोग, हमारे रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इट इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। मैंने कहा जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं कैसे, हमने कहा जैसे मैंने कहा बीज वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया, माइनिंग है, जैसे माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, नीचे नेचुरल रिसोर्सेज है, माइंस जो है हमारे पास आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हम सबको उनको अर्थ में से बाहर निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, तो वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर मैंने कहा आपको इसमें, तो हमने क्या कहा इसमें एक ही इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन दे रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं और कलेक्शन करते हैं किसका, नेचुरल सोर्सेज का। एक्सट्रैक्ट मतलब माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, कलेक्शन कर रहे हो ग्रेन्स वगैरह वगैरह सब चीजों को करके, तो ये जो ये काम जहाँ पे होते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर। अब एग्जाम्पल देख लो, फार्मिंग है, अर्थ के अंदर आपने बीज बोया, उसको पानी वानी टाइम से दिया और आपको कल्टीवेशन के रूप में ग्रेन्स मिले। फॉरेस्ट्री है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हंटिंग है इसका एग्जाम्पल, फिशिंग है इसका एग्जाम्पल, और माइनिंग है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को ही किया जाता है।
इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, अर्थ से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, पानी से बाहर निकाला जा रहा है। तो नेचुरल एक उसमें एरिया में रह रही हैं ये सब चीज़ें, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उनको जो कलेक्शन करते हैं, वो हमारा हो गया प्राइमरी, जो है हमने कहा सेक्टर वाली एक्टिविटीज हो गई। दूसरा हम चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। अब आपने रॉ मटेरियल बना लिए, ठीक है, ये हमारे रॉ मटेरियल रेडी, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने अब रॉ मटेरियल बनके जब रेडी हो गए हमारे पास में रॉ मटेरियल्स पे आपने क्या कहा, अब बहुत सारे आपने रॉ मटेरियल्स हो गए, तो आप ये किसको दे दोगे अब, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन से सेक्टर में आती है, ये तो हो गए हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये हमारा हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को। अब इसमें हम लोग के जो है सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, उसमें वाली सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हमारे पास आए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास में आए हैं, या हमारे पास में जो रॉ मटेरियल्स होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, एक अलग फॉर्म में, मतलब प्रोसीजिंग उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस से हम उसको एक नए फाइनल गुड में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को करने वाला जो सेक्टर है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब हमने कहा कवर्स एक्टिविटीज विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैंने कहा आपने उनको इंडस्ट्रीज को आपने कॉटन दिया, कॉटन से वो अलग अलग वैरायटी आपको बना के दे रहे हैं, आपको शर्ट भी बना के देंगे, जैकेट भी बना के देंगे, कैप भी बना के दे रहे हैं, सब चीजें आपको बना के दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। क्लियर हो गया यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में, और वो भी अलग अलग तरह के गुड्स में चेंज कर देते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्राइमरी, पहले प्राइमरी से एक्सट्रैक्शन होगा, फिर सेकेंडरी में उसका प्रोसेसिंग होगी, और फिर हमारे पास एक फाइनल गुड रेडी होता है। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये क्या करेगी, एक फाइनल गुड रेडी करती है। तो हमने कहा रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में चेंज होने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम कहते हैं, ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, ये होता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें एक नया जो प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आता है, ठीक है। अब आगे आगे हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी सेक्टर के बाद में, फिर हम आगे चीजें क्या देखेंगे, Some manufacturing processing are required here. It is also called the industrial sector. मैंने कहा इसमें ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टेप होता है, इसमें बहुत सारे, जैसे कॉटन है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, बहुत सारे प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या करा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में आए उनमें मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर क्या कहलाता है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। अब मैंने पूरा आपको बता दिया कि हम क्या, कॉटन फाइबर लिया हमने, फिर इसको स्पिन और यार्न और वीव किया क्लोथ के रूप में, फिर हमने इसी तरह एक शुगर केन है, शुगर केन हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिला, फिर हमने शुगर इंडस्ट्रीज को दिया, उन्होंने उसकी शुगर बनाई, गुड़ बनाई, जैगरी वगैरह जो भी हमें सब चीज़ें वो बना के हमें तैयार करके देता है। तो ये जो है फाइनल गुड, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या था, शुगर केन था, उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, शुगर बन गई, गुड़ बन गया, वीट आया, इससे बिस्किट बन गया, ब्रेड बन गई, फ्लोर बन गया, फिर मैंने कहा जो टमाटो सॉस वगैरह है वो बन गए यहाँ पे फाइनली। तो ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अब ये दोनों तो समझ में आ गए भैया, इसने रॉ मटेरियल दिए, इसने प्रोसेसिंग करी। अभी टर्शरी क्या कर रहा है वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कैसे the tertiary sector includes activities that help in the development of the primary and secondary। और वैसे इसके बिना, टर्शरी सेक्टर के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी अधूरे हैं, उनको प्राइमरी से रॉ मटेरियल सेकेंडरी तक लाना और सेकेंडरी से वो फाइनल गुड को मार्केट से पहुंचाना का काम किसका है, टर्शरी सेक्टर का। तो इनके बिना ये अधूरे हैं। अब इसमें क्या कहा, ये अब देखो चीज़ क्या है, ये खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो तो रॉ मटेरियल बना रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, वो कोई जो है वो गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी को उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस समझ में आ गया ना, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प और सेल्फ वो सपोर्ट देता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स है, वॉशरमैन्स है, बार्बर्स है, कॉबलर्स है, जो है कॉल सेंटर्स वाले, सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले, सारे के सारे जो कौन है आपके टर्शरी सेक्टर वाले लोग। क्या क्लासिफिकेशन क्लियर है?
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के एग्जाम्पल्स हमें क्लियर होने चाहिए, तीनों की डेफिनेशन हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तब हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब मैंने कहा 3 सेक्टर्स है, अब इन तीनों को आप जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब मैंने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी है। आपको पता है कि हमने जो है जीडीपी क्या होती है, फुल फॉर्म तो उसको पता ही है आपको सबको, ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारी प्रोडक्ट होता है वो जीडीपी होता है। अब हमने कहा एक कंट्री के अंदर पूरे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई थी उनका सम वैल्यू जो होती है वो हमारी जीडीपी होती है। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक कंट्री के अंदर उस साल में कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी जीडीपी काउंट करती है। कि उन सबका आप टोटल करोगे फिर पता चलेगा हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी रही, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब हर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का अलग, सेकेंडरी सेक्टर का अलग और टर्शरी सेक्टर का, और जब आप इन तीनों का मिलाते हो तब हमारी क्या तैयार होती है, जीडीपी। The sum production in the 3 sector gives the GDP of a country. It shows how big the economy is. और यही बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। इन इंडिया जो हम बात करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो है हमारे यहाँ पे कौन जीडीपी मेजर करता है, तो वो है हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जीडीपी, किसी भी कंट्री की जीडीपी जो है वो डिसाइड करती है कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी कौन देखता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे। वो हर साल जो है इसकी वैल्यू निकालती है कि कितनी जीडीपी कौन से, हर स्टेट की अलग अलग होती है, मतलब पूरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकाला जाएगा और उनके फिर उनको प्लस करके जो उनका सम वैल्यू आएगी हमारे सामने, वही हमारी जीडीपी होगी। अब मैंने कहा कि क्यों टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो हमने अभी भी बात करी है आपसे कि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, अब हमने कहा चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे मैंने कहा कि आपकी कोई भी और ऐसी हो, जैसे पुलिस स्टेशंस भी ले सकते हो आप, हमने कहा कोर्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह भी हो सकते हैं, म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेटिव जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, डिफेंस भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। ये क्या करते हैं, हमें बेसिक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये सब लोग हमें बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने कहा ये सारी सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। तो हमने कहा स्कूल है, हॉस्पिटल, सब बेसिक नीड्स हैं हमारी, ठीक है। तो वो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी दे रहे हैं, हमें प्राइवेट भी दे रहे हैं। बट अब क्या चेंजेस आया है, तो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही थी ना इतने साल से भी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। अब क्या होने लगा, अब हर चीज़ की ट्रांसपोर्ट आपको, पहले तो वैसे तो बैलगाड़ी में भी जाते थे, पैदल भी जाते थे, लेकिन अब क्या है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और तो हर आदमी चाहता है कि आराम मिले उसको। तो अब क्या है, एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो अब नई नई सर्विसेज हमें देखने को मिल रही है। अब नई सर्विसेज मिल रही है तो हम उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब क्या होने लगा भाई, चलो इच्छा तो सबकी करती है, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास भी बहुत बड़ी से बड़ी कार हो, मेरे पास भी बड़ा बंगला हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, इनकम जो लोगों की बड़ी है ना, इनकम बढ़ने की वजह से क्या होने लगा, अब पैसा खूब है, अब पैसा खूब है तो वो चाहते हैं कि हमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिले। वो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो हम लोग बाहर भी घूमने जाएं, हमेशा एक हमारा टूर भी होना चाहिए, फिर हमने कहा शॉपिंग भी जाना है, हमें मॉल्स होने चाहिए, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ हमें लाइन ना लगानी पड़े, हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी होने चाहिए, प्रोफेशनल जो है ट्रेनर्स भी हमारे पास में होते हैं, जिम भी होने चाहिए, वो होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पैसे, जो इनकम बढ़ी है ना, उसके बाद में लोगों की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि पैसा है उनके पास में, तो वो चाहते हैं कि जब मैं पैसा दे सकता हूँ तो मैं इसके बदले सर्विसेज लेना चाहूँगा, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है, अब लोगों को जो है मतलब डिमांड्स बोल सकते हो, उनकी बहुत सारी जो है, पहले जो नीड्स थी ना, अब वो डिमांड्स बन चुकी है कि हाँ नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चा पढ़ सकता है, बट मुझे बहुत अच्छी हाईफाई सर्विसेज चाहिए, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चे को अच्छे ऐसे, मतलब पैसा मैं दे सकता हूँ, आप बस अच्छी सर्विसेज बताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगी है। अब हमने कहा क्या, अब एक नई चीज़ हमारे जो इसमें आई है वो है, अब हमारे पे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा
हो रही है। आपको पता है अब नेट वगैरह सबका यूज़ हो गया, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम इंडिया में बैठे बैठे हम चाहें जिस कंट्री के साथ में हम जो है वहाँ से चीज़ मंगा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं हमें। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रो कर रही है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे रीजंस है इसके। जो पहले बेसिक नीड्स हुआ करती थी ना, अब उनमें क्या है, टाइम के साथ में पैसे की वो बढ़ने के साथ में लोग क्या है, उनको ज़्यादा सर्विसेज चाहिए, डिमांड्स उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसलिए जब डिमांड्स बहुत ज़्यादा आने लगी तो टर्शियरी सेक्टर तो इंक्रीज होना ही है। अब चलो, ये तो बात हो गई कि टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बट अब हमने कहा कि अगर हमारे देश के ज़्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कहाँ जॉब कर रहे हैं मोस्टली, तो अब पुरानी बात करी जाती है तो हमने हमेशा हम ये कहते थे हम एग्रियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जो है एग्रीकल्चर में इंगेज है, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी। बट अब टाइम जो है हर चीज़ों की बदलती जा रही है। अब हमने कहा मोर देन द हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मोस्टली लोग प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, और प्राइमरी सेक्टर में भी कौन सा सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। लेकिन इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीडीपी का केवल क्वार्टर वो कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखना, जीडीपी में केवल क्वार्टर कंट्रीब्यूशन है, बट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किसमें है, वो है हमारी प्राइमरी सेक्टर में। लोग ज्यादा काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है केवल क्वार्टर। तो ये तो बहुत ज्यादा हुआ ना। तो यानी कि हमने क्या कहा कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर, दे प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने क्या कहा कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो है ना, उनमें लोग कम एंगेज हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जीडीपी में 4/5 जो है इतना पार्ट वो कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो बात, जहां जो लोग ज्यादा लगे हुए हैं वहां पे कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है, लेकिन जहां कम लोग लगे हुए हैं वहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे नहीं कह सकते जहां पॉपुलेशन ज्यादा एंगेज है वहां से जीडीपी ज्यादा आ रही है, नहीं, क्योंकि वहां से हमें कितना जीडीपी हमारा हो रहा है, कितने हमारे फाइनल गुड्स वगैरह बन रहे हैं, उस पर तो सब चीजें डिपेंड करती है ना, हमने कितनी सर्विस जो है प्रोड्यूस की है। तो हमने कहा हमारी जो है ज्यादा जो जीडीपी में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब हमने कहा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, अब हमने कहा मोस्टली लोग हमारे किस में लगे हुए हैं, सब एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब हमने कहा हम ज्यादा किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकते हैं, क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि लोगों मतलब अब देखो चीज मैंने आपको कहा कि लोग लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, कई लोगों के पास जॉब नहीं है तो ये सब चीजें हो रही है। तो अब गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए ना। गवर्नमेंट हमने कह रहे हैं कि बहुत जो है ऐसे गांव वाले एरिया हैं वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है जिससे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है आ सके और लोगों के लिए बहुत सारी जॉब्स आ सके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रोमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया। अब क्या कर सकते हो आप कि भाई ऐसे एरियाज पे ढूंढो वहाँ पे क्या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज क्या सेटअप हो सकती है क्या, वहाँ उनको प्रमोट करो, वो सब एरियाज ऐसे आप आइडेंटिफाई करो और वहाँ पे आप नई फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करोगे, नई फैक्ट्रीज सेटअप करोगे, ये कुछ भी चीज़ें इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हो तो उससे क्या होगा, वहाँ पे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। Every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. It can be done by tourism or regional craft industry or new services like IT. अब देखो क्या है, हमने कहा हर स्टेट के अंदर है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत है कि वो क्या कर सकता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ा सकता है अपनी, ठीक है। तो हमने कहा कि वो पोटेंशियल है इसके अंदर। तो अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे फैक्ट्रीज हो सकता है आपके वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकता है आपका हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, या फिर आप जो है आईटी जैसी चीज़ें जो नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनकी भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें एक पुश देना पड़ता है जिससे क्या होता है ये चीज़ें आगे लग सके। तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उस एरिया की क्या खासियत है जिससे हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा हमारे जो प्लानिंग कमीशन है जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, वो क्या करता है कि वो उसने जब क्या करा, वहाँ पे सर्वेज वगैरह होते हैं, सर्वेस होता है, उन्होंने जब स्टडी इस तरह कंडक्ट करी थी हमारे नीति आयोग ने, तो उसमें क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे जो है एजुकेशनल सेक्टर जो है केवल उसमें ही 20 लाख जॉब्स जो है आप क्रिएट कर सकते हो।
अब ये बात सोचो कि मतलब एक सेक्टर बताया, एक उन्होंने बताया है एजुकेशन सेक्टर, उसमें 20 लाख जॉब्स हो सकती है प्राइमरी टीचर के रूप में, सेकेंडरी टीचर के रूप में, हायर सेकेंडरी टीचर्स में आपको और भी जो चाहिए ऑफिस डिपार्टमेंट चाहिए होता है। तो बोले केवल एक आप अगर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ जाओ ना, तो वहाँ पे ही आप 20 लाख जॉब्स जो है सिक्योर मतलब वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो एक सेक्टर की बात बताई है। इससे तो हमारे पास बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे हम बहुत सारी जो है जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, बट इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशियल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम MG नरेगा या नरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या है नरेगा? मेरे को लगता है मोस्टली लोगों ने नरेगा के बारे में सुन रखा होगा, जिसमें जो है रूरल एरियाज में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे चीज़ें करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, इसमें क्या होता है जो महात्मा गांधी जो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंदर क्या है ऐसे एरियाज जहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको गारंटी दी जाती है कि आपको हम 100 डेज का जो है हम आपको मतलब पक्का जो है हम आपको क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ये कब स्टार्ट हुआ MG नरेगा? ये हुआ है 2005 में हुआ है। टोटल कितने, ये देखिए ये असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे 625 डिस्ट्रिक्ट्स की जगह यहाँ पे 700 कर दिया, 800 कितने भी कर दिया, या यहाँ पे जो है 2005 की जगह 2008 लिख लिया। कितने दिन का दिया जाता है? यहाँ पे 100 डेज का दिया जाता है। तो तीनों चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रखनी है। कब स्टार्ट हुआ? 2005 में हुआ। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ? 625 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। कितने डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है? 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो ये MG नरेगा हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के प्रोग्राम से क्या होता है, जो गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ऐसे टाइम जब उनको जो उनका मतलब सीजनल जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम में क्या उनको बहुत हेल्प मिल जाती है इसके लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें 100 डेज की गारंटी तो उनके पास होती है कि 100 डेज तो आपको पक्का काम मिलेगा और उसके पैसे आपको मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किया गया एक बहुत अच्छा वो है प्रोग्राम है। अब हमने कहा अब आप जो है जो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स करते हो किस बेसिस पे? एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के ऊपर में, ठीक है। तो मैंने कहा एक दो होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक क्वेश्चन होता है कि आप कौन से सेक्टर की तरफ जाना चाहोगे, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ? तो अब पहले समझ लेते हैं फिर आप इस चीज़ का आंसर देना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स जो है बिल्कुल फिक्स होती है। आपको क्या है रेगुलर जो है आपको काम मिल रहा है उसके अंदर 30 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद में क्या होता है फाइनल आपको 30 तारीख को आपकी सैलरी 30 को 1 को आपकी सैलरी आपको मिल जाती है। फिक्स होता है इतनी बजे से इतनी बजे तक के काम करूंगा मैं, ठीक है, मुझे रोज के जॉब का है और मेरे को फिर जो है मेरी सैलरी वगैरह टाइम से मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू है, कितनी बजे से कितनी है, सब चीज़ें वहाँ पे है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती है, ठीक है, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सब अपनी मर्जी से। छोटे मोटे दुकानदार वगैरह होते हैं उन पे यहाँ पे लड़के रखे हुए होते हैं, आज वो आज तू नहीं आया, आज की तेरी सैलरी कट गई, कल तू नहीं आया 10 बजे तक अगर वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं तो 10 बजे तक बैठे रहो। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई वहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं होती, उस हिसाब से काम चलता है। ये फिक्स है बिल्कुल, यहाँ पे जो है कोई भी ये मतलब गवर्नमेंट के रोल से ही या कंट्रोल से ही बाहर है। ये सारे का सारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये गवर्नमेंट के थ्रू जो रजिस्टर्ड होता है, इसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। इसमें सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस आपको सब जो है फैक्ट्री एक्ट्स के थ्रू है। आप जो है इतनी वजह से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है कि इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, इससे कम मिलते हैं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के खिलाफ है। फिर आप कर सकते हो इसमें जो है ग्रेच्युटी जो एक्ट होता है उसके तहत आपको पूरे सब चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे शॉप्स है, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये मतलब बहुत सारे ऐसे इनकी सेफ्टी के लिए ऐसे बनाए हुए एक्ट कि अगर आपको मान लो वेजेस कम मिल रही है तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू जाके गवर्नमेंट से आप जो है वहाँ पे शिकायत भी कर सकते हो। बट जो ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें आप कहाँ जाके शिकायत करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट से पूछेगा भी कौन और गवर्नमेंट की मानेगा भी कौन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरे लॉज एंड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। बट वहाँ पे हम लोग जब देखते हैं देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलो सिंस दीज आर अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं बट फॉलो नहीं होते, रीजन
क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। जबान की कोई कीमत थोड़ी होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, साइन करवाते हैं तुम उस टाइम में, तो ये माना जाता है। तो अनऑर्ग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है भाई, 8 बज गई, 8 बजे के बाद में कोई काम नहीं होगा, बंद कर दिया सब काम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इफ पीपल वर्क मोर दे हैड पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो उससे आगे काम करता है तो उसको आप किस में कंसीडर करोगे, ओवर टाइम में, और आपकी सैलरी के ऊपर वो ओवर टाइम का पैसा जुड़ा हुआ मिलेगा। तो हमने ये चीज़ें देख ली। फिर इधर इधर तो ओवर टाइम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो क्या है, पेमेंट ही बहुत कम होती है और इरेगुलर नेचर ऑफ जॉब होता है। कभी आपके पास है, कभी आपके पास जॉब नहीं है। फिर उसके बाद में कितनी बजे तक काम करना है वो जो आपका मालिक है वो डिसाइड करेगा, और वो क्या कहता है क्या काम करना है वो भी वही डिसाइड करेगा। तो मतलब इस तरह की जो जॉब्स होती है ना, वो उसमें पेमेंट बहुत कम होगा और इरेगुलर होती है नेचर के अंदर, ठीक है। इसमें सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है, एक बार आप रिक्रूट हो गए तो फिर आप जॉब पे ही हो। बट यहाँ पे क्या है, आज ही आपने लेट आ गए थोड़ा सा, फिर उसके बाद में क्या होता है, जब भी आपको मतलब आज ही कह देगा नहीं तुम जाओ यहाँ से, हो सकता है उसको कम रेट में कोई दूसरा आदमी मिल जाए, तो वो क्या करेगा कि जो पहले काम कर रहा है उसको हटा देगा। तो मतलब ऐसा कुछ भी साइन नहीं होता है कि नहीं तुम्हें 1 महीना पहले तुम मुझे दोगे, ऐसा कि आपको जॉब छोड़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो कभी भी उनको बोल दिया जाता है कि भैया कल से तुम्हें नहीं आना है, तो ये मतलब सिक्योरिटी नहीं है इस जॉब के अंदर। फिर हमने कहा प्रोविजन फॉर पेड लीव। अब आपने क्या है, कुछ बहुत सारी ऐसे यहाँ पे होते हैं चीज़ें जिसके अंदर आपको जो पेड लीव भी मिलती है। फिर आपने कहा पेमेंट इन हॉलीडेज, जब आप जो हॉलीडेज होते हैं, जब भी गवर्नमेंट की छुट्टियां वगैरह होती है, उस टाइम में भी आपको क्या करते हैं, वो लोग पेमेंट देते हैं उस चीज़ का। फिर उसके बाद में आपके बहुत सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेचुइटी वगैरह, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर आपका पैसा जो है आपको जमा होता रहता है, एंड में जब आप रिटायरमेंट होता है आपको वो पैसा मिल जाता है। बट यहाँ पे ना तो कोई ओवर टाइम का कुछ होता है इसके अंदर, पेड लीव्स भी कुछ नहीं होती, ऐसी चीज़ें ये जानते ही नहीं बेचारे। हॉलीडेज तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमार भी है हो तो भी आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, अगर आप लेते हो तो भी आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ इनको जो है मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनके फैमिली का खुद का इलाज जो है फ्री मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो आरजीएस वगैरह आपने सुन रखे होंगे ना, उसके थ्रू उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे जहाँ एरिया में जहाँ ये काम कर रहे हैं ना, जिस एरिया में ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे भाई इनका सेफ पानी, क्लीन वाटर उनके पास होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, सेफ्टी इनका मतलब वहाँ पे जो एटमोसफेयर में वो है वो सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। अब वो जो है जब ये चलो ये तो वर्क जब काम कर रहे हैं तब इनको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में इनको पेंशन्स भी दी जाती है। मतलब रिटायर होने के बाद में आपको अमाउंट पे किया जाता है हर महीने के महीने। तो कितने सारे इसमें फ़ायदे हैं, बट वहाँ पे तो वही सब चीज़ें नहीं है, तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ तो होना बहुत ही है। कैसे एनवायरनमेंट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने का कुछ भी वो नहीं होता है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो अनऑर्गेनाइज में ये सारी सारी चीज़ें नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब्स वाले हैं, स्कूल टीचर्स हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये हैं वो हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। इधर ही तरीके से हम लोग इधर देखते हैं जो गली मोहल्ले में ठेले वेले वाले जो लोग होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्क वाली जो मेड्स वगैरह होती हैं, लेबर्स वगैरह होते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, जब उनकी मतलब मालिक की मर्जी हुई वो उसको निकाल देते हैं। कोई मतलब पहले से उनको नहीं बताया जाता कि आपको 1 महीने बाद हटा देंगे हम लोग, छुट्टी आप लोग नहीं ले सकते, पेड लीव्स आप लोगों के यहाँ पे नहीं होती। तो ये फ़र्क है। तो अब तो मैं फाइनली मेरे को लगता है हर आदमी का आंसर आ चुका होगा, हर बच्चे का, कि भाई हमें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ही जाना है, अनऑर्गेनाइज में सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, ठीक है। हो गया यहाँ तक का, अब आगे की तरफ चलते हैं हम। अब देखो क्या है, अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं ना उनके साथ में बहुत गलत होता है। तो हम किस तरीके से इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ऐसा। तो ये देखिए, आप और मैं कोई नहीं डिसीजन ले सकते, इसके लिए गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेती है। तो हमने कहा जो हमारे बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, वहीं पे आपको मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर मिलेगा ना वो रूरल एरियाज़ में मिलता है। उनको हमारे कुछ भी वो पता नहीं होते, लॉज वगैरह भी कुछ भी पता नहीं होते हैं। इस तरीके सारे लोग जो हैं वो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो हम लोग बात करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो लैंडलेस लेबर्स वगैरह हैं, जो दूसरों की जो क्रॉपिंग में या फील्ड्स में जाके काम करते हैं, वो सारे लोग हैं। ऐसे आर्टिशंस वगैरह हैं, वीवर्स वगैरह हैं, पॉटर्स वगैरह हैं, वो सब लोग किस में आते हैं, इसी वाले में आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से जो है उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा ऐसे सारे फार्मर्स जिनके पास में हमने कहा कि ये मतलब ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने मान लेते हैं हम लोग, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनको टाइम पे सीड्स नहीं मिल रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स वगैरह में नहीं मिल रहे हैं, कोई उधार लोन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, कोई मतलब गोडाउंस वगैरह उनके पास में नहीं है, और कोई मार्केटिंग जो है आउटलेट्स उनके पास में नहीं होते। अब ऐसे फार्मर्स हैं बेचारे, छोटे मोटे फार्मर्स हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, टाइम पे सीड्स ही प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, अब पैसा नहीं है उनके पास में, तो कोई लोन देने वाला उनके पास में नहीं है। तो अब मतलब उन्होंने मान लो कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो भी गया, इस बार किस्मत अच्छी रही, तो उनको स्टोर कहाँ करें, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, वो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंसे हुए हैं। अब हमने क्या करना चाहिए, उनको टाइमली क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है। अब हम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टाइमली उनको सीड्स प्रोवाइड करा दो, आप उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम उस पर ना ब्याज पे आप उनको लोन्स प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि वो अपना कल्टीवेशन के थ्रू आप वो चीज़ें कर सके सारी। उनको बताना चाहिए कि हाँ आप वहाँ मार्केट में बेच के जाओगे, आपको इसके अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकता है, किसमें, रूरल एरियाज़ के अंदर। उसी तरह हम अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है जो ये डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो आपको बताया वो नहीं होते हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग होते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये अर्बन एरियाज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हैं। तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, एक फिक्स मिनिमम वेज इनके लिए डिसाइड होनी चाहिए कि कोई भी अगर डेली वेज वर्कर है तो आपको इतने पैसे तो देने ही चाहिए भाई, 300 350 जो रहती है वो होनी चाहिए, और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भैया जब भी तुम्हें हम जॉब पे रखेंगे, इतने टाइम तक हम तुम्हें जो है जॉब पे ज़रूर रखेंगे और तुम्हें इतना पेमेंट इसका मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब उनको जो है ऐसे लोगों को जो क्या चीप और अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा दीजिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड है, ये सब आपको ऐसे लोगों के लिए करवानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे नेशन के अंदर, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए ना कि आपको उनको मतलब उन लोगों को इतना वो करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो जो रॉ मटेरियल करें, फिर उनको ले जाके छोटी मोटी स्केल वाले जो है उनको आप दो, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में दो, फिर वो क्या करेंगे, उसका आपको फाइनल गुड बना के देंगे, फिर मार्केट में जाएगा। तो जो फार्मर्स है उनकी भी हेल्प हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों की भी हो गई है, तो सबके डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में वो हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा गवर्नमेंट को है ना ऐसे बहुत सारे नए कानून बनाने चाहिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि अगर कोई आदमी ओवर टाइम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो ही रहा है, तो ऐसे प्रोविजन बनाने चाहिए, अगर कोई आदमी ओवर टाइम करता है ना तो उसको इसके पैसे मिलने चाहिए। और अगर मान लो कि ऐसी कभी सिचुएशंस आ जाती है तो उसको जो है पेड लीव्स भी मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब हफ्ते में मतलब महीने में 2 छुट्टी या कितनी वो पेड लीव्स भी उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर वो बीमार हो गया है, अगर जेन्युइन उसका रीज़न है, तो उसकी भी उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, जिससे हम सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक की सारी स्टोरी क्लियर है। सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज देख लिया। अब अनऑर्गेनाइज्ड वाले जो सेक्टर वाले जो वर्कर्स थे वो परेशान थे, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमने वो चीज़ें डिस्कस कर ली है। इसके अंदर गवर्नमेंट का ही रोल है, वो ही कर सकती है। अब हमने कहा ओनरशिप के बेसिस पे जो है हमारे यहाँ पे दो उसमें क्लासिफाइड है, वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वाले जो लोग होते हैं, ये मिलके इसको चला रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। सारे जो भी वहाँ पे चीज़ें होती है, उनसे जो भी फंड आएगा ना, वो गवर्नमेंट के पास में जाएगा, और यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वो कौन करवाएगा, वो गवर्नमेंट करवाती है। तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जो हमारा पब्लिक सेक्टर। और उसी तरह से अगर ओनरशिप होती है वहाँ के एसेट्स के ऊपर, या फिर हमने बात करी कि वहाँ के एसेट्स की बात कर लो या वहाँ की सर्विसेज की बात कर लो, तो किसके बीच में रहेगी, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में रहेगी या फिर कंपनीज की होगी।
इधर गवर्नमेंट का है सब कुछ, एसेट भी वही प्रोवाइड कर रही है और सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में हम गए तो यहाँ पे एसेट्स जो है वो जो प्राइवेट कुछ लोग हैं वो करवा रहे हैं या फिर एक कोई कंपनी है वो करवा रही है, तो उसका जो भी वो आएगा ना वापस, जो भी आउटपुट आएगा वो भी सब इनके पास ही जाएगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स बट मेनली पब्लिक वेलफेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, ये समझिए, पब्लिक सेक्टर में जो चीजें आती है ना, इसमें वो लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, या तो चार्ज करते ही नहीं है, या करते हैं तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो जो भी उनका मतलब मेन काम ये होता है कि वो पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे से जो भी मतलब ये लोग या तो मिनिमम चार्ज करेंगे या फिर मतलब चार्ज करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज वगैरह, और इनके पास फंड जो पब्लिक सेक्टर से पैसा लगता है वो हमारे टैक्सेस वगैरह होता है, उनसे ही वो लोग नई नई सर्विसेज हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रेलवेज हैं वगैरह सब चीज़ें हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर में आता है। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलो, मैंने कहा ओनरशिप और सब किसके हाथ में है, कुछ या तो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में है या ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में है। ठीक है, कंपनी भी हो सकती है। फिर मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर जो होती है इनका एक ही मोटिव होता है, क्योंकि ये बहुत पैसा लगा रहे हैं तो इनका एक मोटिव होता है कि लर्न जो मतलब अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, इनका वेलफेयर होता है, इनका होता है कि प्रॉफिट कमाना। ये खूब पैसा लगाते हैं ताकि उनको अच्छा, उनको वापस जो है उनका आउटपुट मिले। एग्जाम्पल देख लो, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, टिस्को है, रिलायंस है, और भी बहुत सारी, भेल है, सेल है, जो हम लोग बात करते हैं, सॉरी वो तो उसमें आ जाती है। तो हमने कहा बहुत सारी ऐसी जो है प्राइवेट कंपनीज है, वो सारी की सारी किस में आ जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर में, जिसका ओनर मालिक जो है वो कौन है, या तो कोई एक इंडिविजुअल आदमी है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो पब्लिक और इनमें समझ में आ गया होगा आई थिंक। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर कुछ ग्रुप के हाथ में या किसी इंडिविजुअल के हाथ में होती है सारी पावर। इसका पर्पस जो है वेलफेयर होता है और उसका पर्पस जो है अर्निंग प्रॉफिट्स होता है। इसमें एग्जाम्पल आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये लीजिए हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा क्लोज हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ है, जब हम लोग सेक्टर्स हम लोग बात करते हैं, जब मैंने कहा कि कोई चीज़ प्रोडक्ट मेरे सामने बन के आया, जैसे मैंने कहा एक बिस्किट है। ठीक है, मैंने कहा एक बिस्किट है, बिस्किट में आप क्या देखोगे, जब आप इसके रैपर होता है उसके ऊपर प्राइस जो दिखी रहेगी ना, उसमें कभी आपने प्राइस चेक करी तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि इसमें इतने रुपए का वीट है, इसमें इतने रुपए का वेजिटेबल ऑयल है, इसमें इतने रुपए की शुगर है, ऐसा कुछ भी लिखा होता है क्या? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ प्राइस लिखी होती है, 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़, जो भी है वो लिखा होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हम लोग इसके बात करते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही है उनका ऑलरेडी प्राइस जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो हम कभी भी जो है इन लोगों को, इन चीज़ों को अलग अलग वहाँ मेंशन नहीं करते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे अलग अलग नहीं दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो मैं नहीं सोचती कुछ ऐसी चीज़ें रही होगी जो हमारा जो हम लास्ट जो मिनट की हम लोग बात करते हैं कि हमें रिवीजन चाहिए होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम में आएगी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की हमने कहा कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एक्सट्रैक्ट करी चीज़ें, सेकेंडरी में हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली, और टर्शरी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा। तो आपने देखा टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है, अब टर्शरी सेक्टर बढ़ता गया, मैंने उसके सारे कारण आपको बता दिए हैं। फिर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी समझ लिया, फिर हमने जो कंडीशन के रूप में हमने जो क्या समझ लिया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है हमारा। फिर लास्ट में हमने देखा तो ओनरशिप के रूप में हमारा हो गया है जो हमारा पब्लिक सेक्टर और हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।